शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हनुमान कैसे हो गए मुसलमान? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि बेगूसराय में जियाउद्दीन नाम के शिक्षक ने स्कूल में छात्रों को पढ़ाया कि हनुमान जी मुसलमान थे और 5 टाइम की नमाज पढ़ा करते थे। अभिभावकों के हंगामे के बाद शिक्षक जियाउद्दीन ने माफी मांग ली, लेकिन बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। क्या मुसलमान थे हनुमान जी? क्या हनुमान जी नमाज पढ़ते थे? और राम जी ने हनुमान जी को नमाज पढ़ने की शिक्षा दी? ये कोई सवाल नहीं है, बल्कि ऐसी ही उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे थे बेगूसराय के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक। नाम है जियाउद्दीन। सर बोले थे कि हनुमान जी ना मुसलमान। बछवाड़ा प्रखंड के कद्राबाद हरिपुर मध्य विद्यालय के 7वीं क्लास के छात्रों का आरोप है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक जियाउद्दीन ने उन्हें बताया कि हनुमान जी मुसलमान थे, 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे और राम जी ने ही पहली बार हनुमान जी को नमाज पढ़ने की शिक्षा दी। बच्चों की जुबानी ही जियाउद्दीन की करतूत सुन लीजिए। हनुमान जी हिंदू धर्म के वैसे पहले हैं जिन्होंने पहली बार नमाज पढ़ा था, उनको राम जी ने नमाज पढ़वाया था। अब बोले क्या हनुमान जी मुसलमान है। जियाउद्दीन सर बोले थे क्या कि हनुमान मुसलमान है और हनुमान पहली बार नमाज पढ़े थे। राम जी ने हनुमान को नमाज पढ़ाया था। बच्चों ने जैसे ही ये बात अपने घर वालों को बताई, छात्रों के अभिभावक नाराज हो गए और स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। इनका ट्रांसफर होकर दूसरे स्कूल में इस स्कूल से इनको निकाल दिया जाए। हंगामा बढ़ने पर जियाउद्दीन ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली। सर जो भी भूल चूक हुई है, पूरे समाज के सामने हम गलती मान लिए हैं। समाज हमको माफ कर दे, इसको आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जियाउद्दीन ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि ऐसे शिक्षक पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा, ऐसे शिक्षकों के ऊपर अविलंब कार्रवाई की जाए। जियाउद्दीन ने भले ही अपनी गलती मान ली हो, लेकिन सवाल है कि जियाउद्दीन ने बच्चों को गलत बात आखिर क्यों बताई? क्यों दूसरे धर्म को लेकर भ्रम फैलाया गया? क्या किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया? क्या किसी और धर्म के बारे में ऐसी गलत बात करने की कोई हिमाकत कर सकता था? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस अपनों के ही निशाने पर आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर आम आदमी पार्टी और शिवसेना का उद्धव गुट सब कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं। यही नहीं, बिहार में भी राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। तक हरियाणा में जीत की जलेबी बांट रही कांग्रेस को अंदाजा भी नहीं था कि दिन चढ़ने के साथ उसके अरमानों पर हार की चाशनी फैल जाएगी। और जैसे ही एक और हार गले तक पहुंची, विरोधी तो विरोधी, अपनों ने भी तानों का कड़वा घूंट पिलाना शुरू कर दिया। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। केजरीवाल ने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस में न रहने की हिदायत जरूर दी और उनके सिपा सलार राघव चड्ढा शायराना अंदाज में बिना नाम लिए कांग्रेस पर तंज कस दिया। अब जब अपने नसीहत दे रहे हैं तो भला विरोधी निशाना साधने से क्यों चूकते? जीत मिली है। बहुत लोगों की जो जबान लंबी हो गई थी, अब वो लंबी जबान जो है कंट्रोल में रहेगी। राज्यसभा सांसद और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आने वाले दिनों में जहां जहां चुनाव होंगे, नतीजा यही होगा। स्वाभाविक रूप से इसका असर तो होगा। जो एलआई पार्टी है, कांग्रेस के साथ वाले लोग हैं, वो हावी होंगे। वहीं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पीएम मोदी पर अभी भी जनता को भरोसा बरकरार है और झारखंड के बाद बिहार में चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में होगा। इसका प्रभाव पूरे देश पर, बिहार पर भी है। हालांकि अब कांग्रेस भी आत्ममंथन की बात कर रही है, लेकिन मंथन के साथ सवालों का ठीकरा ईवीएम पर भी फोड़ रही है।
सवाल है कि क्या ऐसे आत्ममंथन से कांग्रेस का भला होगा? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक और कांग्रेस की हार पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस फिर ईवीएम पर सवाल उठा रही है, जिस पर एनडीए ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ हारने पर बहाने ढूंढती है, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार के लिए ही जानी जाती है। तो वहीं मंत्री नितिन नवीन ने कहा कांग्रेस के नेता हार को पचा नहीं पा रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा आंतरिक कलह की वजह से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस स्वीकार करे या न स्वीकार करे उसके स्वभाव में है। जब कांग्रेस हारती है ना तब बहाना ढूंढती है। कभी चुनाव आयोग पर अविश्वास जताती है, कभी जनता पर अविश्वास जताती है। और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जितना था ना राहुल गांधी जी का विदेश चीन और पाकिस्तान के साथ सुर मिलाना, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपमान करने जैसे शब्दों का प्रयोग करना, विकास से तो मतलब है नहीं। हरियाणा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को स्वीकार किया है। कांग्रेस पार्टी अब हारने के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह लोकतंत्र में हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हरियाणा की जनता को धन्यवाद देता हूं। जब वो हारते हैं तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और जब जीतते हैं तो कहते हैं कि जनता उनके साथ है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर हार को भी स्वीकार कीजिए और जीत में भी जनता के साथ खड़े रहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस के नेताओं का, वो हार को पचा नहीं पाते हैं और हार का ठिकरा कभी भी ईवीएम मशीन पर, कभी एग्जिट पोल पर डालते हैं। अपनी नाकामी के ध्यान नहीं रहता है। अरे भाई उसमें तो आंतरिक कला है ही है। वो लोग तो आज मिटे कल मिट ही जाएंगे। पूरे देश से सफाया उनका होने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ऋतुराज सिन्हा ने हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कहा हरियाणा की जीत हमारी है, अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि जनता ने मोदी पर भरोसा जताया है। जम्मू कश्मीर में बिना एक गोली चले चुनाव करवाना मोदी जी की देन है। ऋतुराज सिन्हा बख्तियारपुर में कोरोटा जगदम्बा मंदिर और ठाकुरबाड़ी में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। हरियाणा की जीत हमारी है, अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। हरियाणा की जनता ने देश का मूड बता दिया है। आज़ादी के बाद कश्मीर में ऐसा चुनाव हुआ है जो भारतीय संविधान के अनुसार हुआ है। 370 के बिना चुनाव कराया है, ना बिना एक गोली, ना एक बम, ना एक मृत्यु के। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने पशुपति पारस को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी माना है। जितन राम मांझी ने पशुपति पारस को रामविलास पासवान का स्वरूप बता दिया। पशुपति पारस से ही उनकी रिक्ति की भरपाई होगी। जितन राम मांझी के इस बयान पर जमुई के सांसद अरुण भारती ने पलटवार किया है। अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के असल उत्तराधिकारी हैं। चिराग को सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि लोगों का भी समर्थन हासिल है। तो चले गए हैं लेकिन उनके स्वरूप पारस बाबू हैं और हम लोगों को आशा है कि पारस बाबू से शायद उनकी जो रिक्ति है उसको हम लोग पूरा कर सकें। पूरे पार्टी को और परिवार को एक रखने की जो उनकी क्षमता और प्रतिभा रही है, अगर कोई उनको सही तरीके से उनकी कमी को पूरा कर सकता है, उस विरासत को अगर आगे ले जा सकता है, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ही हैं। आप मुझे पशुपति पारस जी का पिछले 3 सालों में उनका एक कृत्य बता दीजिए जहां पे उन्होंने पार्टी और परिवार को एक रखने का काम किया हो। और इस बात को मैं ही नहीं मानता, प्रधानमंत्री और हमारे इंडिया के सहयोगी भी मानते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के परिवार के बेहद करीबी पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 22 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया और इस प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत 22 करोड़ से ज्यादा है।
अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई हुई है। इधर अरुण यादव ने दावा किया है कि उनकी संपत्ति जब्त करने को लेकर जो खबर चलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने सभी चैनल से अनुरोध किया कि हकीकत को जानने के बाद ही खबर चलाएं। हमनी के कोनो ऐसा जानकारी नहीं है कि कोनो बात बा ना कुछ बात बा ना हमरा कोनो के पूछलता ना बुलावेला ना कोनो बात बा तो ये चलाओ तो लोकेजन कहाँ से हम देखनी है टीवी में तो लड़का लोग देखलक। हम तो अभी दुर्गा पूजा के पाठ पर हमनी के पूजा में बाझल बन जा है का हमारे जे घर बा। अभी हम मिसाणी से एगो हार्डवेयर के दुकान रहे हम उद्घाटन के क्या होता नहीं और कोनो हमनी के न जानकारी बा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आरा जिले के संदेश विधानसभा के पूर्व विधायक अरुण यादव के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने अरुण यादव की 46 अचल संपत्तियां जब्त की हैं। ये संपत्ति आरा जिले के अगियाव गांव में है, जिसकी कीमत करीब 19.32 करोड़ के करीब बताई जा रही है। और इसके साथ ईडी ने अरुण यादव के पटना के पौष इलाके में अचल संपत्ति भी जब्त की। साथ ही बैंक खातों से 2.05 करोड़ रुपए जब्त किए गए। अरुण यादव के साथ उनके परिवार के सदस्य और मेंबर्स किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की कुल 21.38 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। ये कार्रवाई अरुण यादव और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए 2002 के तहत की गई। पूरी खबर पर पटना स्थित मां मर्छिया देवी अपार्टमेंट से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव की जो 22 करोड़ की संपत्ति है सरकारी मूल्य के हिसाब से वो अटैच किया है ईडी ने। और वैसे बाजार मूल्य की बात करें तो इसका आकलन जो लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ से ऊपर का ये प्रॉपर्टी है। और बताते चले कि ये जो मां मर्छिया देवी कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं इसमें 4 फ्लैट है जो अरुण यादव ने अपनी पत्नी के नाम से खरीदा था। राबड़ी देवी जो है वो इस अपार्टमेंट को बनाई है उन्होंने। और इस 4 फ्लैट को जो है वो अरुण यादव ने अपने पत्नी के नाम से खरीदा था। इस बात का खुलासा जो है जब इस मामले की जांच की जा रही थी, ईडी ने जांच किया था आय से अधिक संपत्ति का मामला और अवैध चल संपत्ति के मामले की जब जांच की थी तो उसमें इस बात का भी खुलासा हुआ था कि अरुण यादव ने मां मर्छिया देवी कॉम्प्लेक्स जो है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं इसमें 4 फ्लैट जो राबड़ी देवी का ये अपार्टमेंट है इसमें चारों फ्लैट जो है वो अरुण यादव ने अपनी पत्नी के नाम से खरीदा था। इसके अलावा अगियाओं में जो है 22 भूखंड जो है खेतियर ज़मीन जो है उसे अटैच किया है। अगियाओं में जो आलिशान महलनुमा जो बंगला है उसे अटैच किया है। ये जानकारी ईडी की तरफ से दी गई है, ईडी के द्वारा की गई है। हालांकि अरुण यादव के जो परिजन है अरुण यादव का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो खबर ईडी के सोर्सेज की तरफ से सामने आई है वो यही है कि ईडी ने 22 करोड़ की जो सरकारी मूल्य है उसकी अचल संपत्ति जो है अरुण यादव की उसे जब्त किया है। फिलहाल अब इस मामले में जो है कानूनी कार्रवाई आगे चल रही है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में अरुण यादव की और कितनी संपत्तियां जो है वो ईडी जब्त करती है और कानूनी कार्रवाई के तहत अरुण यादव पर और कितना शिकंजा कसता है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां बोजहां थाना क्षेत्र में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। यहां मजदूरी का पैसा मांगने गए युवक को दबंगों ने जमकर पीटा है। युवक को अधमरा कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर थूका गया और साथ में मौजूद एक दबंग से पेशाब भी करवाई गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुर्गी फार्म संचालक पिता पुत्र मजदूर की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 2 लोग युवक को सड़क पर गिराकर पीट रहे हैं और इस दौरान कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर युवक को पीटता हुआ देख भी रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो 4 अक्टूबर का बताया जा रहा है। मामला बोजहां थाना क्षेत्र के चौपार मदन गांव का है। बोजहां थाना क्षेत्र के चौपार मदन गांव निवासी रिंकू मांझी ने थाने में आवेदन देकर मामले की शिकायत की है। 4 तारीख का मामला है। ये रिंकू मांझी जो दिहाड़ी का काम करते थे और रमेश पटेल जो कर्णपुर उत्तरी वार्ड नंबर 6 के हैं, तो इनके यहाँ वो दिहाड़ी का काम करते थे और ये 8 तारीख को ये सूचना मिली है थाने में, बोजहां थाने में। तो हम लोग वो मामला दर्ज कर लिए हैं 291/24 डेटेड 8/10/24 और अनुसंधान हो रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया जो FIR है उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि रमेश पटेल ने रिंकू मांझी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने गाली गलौज किया है। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि क्या मजदूरी का पैसा मांगना
गुनाह है? क्या दबंग कानून से ऊपर हो गए हैं? किस तरह से सरेआम वो मारपीट करेंगे? सवाल ये भी कि कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया है? और सवाल ये भी बनता है कि अमानवीय व्यवहार आखिर मजदूर के साथ क्यों किया गया? ये हक अब दबंगों को किसने दिया है? क्या इंसानियत मर चुकी है? क्योंकि ये तस्वीर यही बताती है। सवाल ये भी कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कब करेगी? पटना से गया जा रही बौद्ध भिक्षुओं की गाड़ी जहानाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बताया जा रहा है कि एक कुत्ते के सामने आने के बाद बचने की कोशिश में ही बस की सामने से आ रही हाईवा से टक्कर हो गई। बस पलटने से 8 पर्यटक घायल हुए थे, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं 3 भिक्षुओं को गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर किया गया। घटना करौना थाना क्षेत्र के सलीमपुर गाँव के पास हुई थी। सूचना पर जेडीयू के जिला अध्यक्ष ने मौके का जायजा लिया। तब हमें मालूम चला कि कुछ विदेशी जो पर्यटक थे वो एक्सीडेंट कर गए हैं और उन्हीं को देखने हम आए तब तक मालूम चला कि उन लोगों को कुछ लोग रेफर हो गए और कुछ लोग अच्छे से अपने गंतव्य की ओर चले गए। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, TRE 3 के पीजीटी का फाइनल आंसर की आज जारी होगा। आज लगभग 7 विषयों का आंसर की ही जारी होगा। वेबसाइट पर अभ्यर्थी नजर बनाकर रख सकते हैं। बताया जा रहा है कि रात 9 बजे तक वेबसाइट पर आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है। महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर पत्र भेजा गया है। अभ्यर्थियों ने सरकार से इसकी शिकायत की थी। आपको बता दें कि TRE 1, 2 और 3 में वर्ग 1 से 8 में 2016 के क्षैतिज महिला आरक्षण का पालन नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी। शिक्षा विभाग में साल 2006 से ही क्षैतिज महिला आरक्षण में 50% का लाभ दिया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। बाकी विभागों में 35% क्षैतिज का लाभ दिया जा रहा है। इसलिए TRE 3 में भी 50% क्षैतिज महिला आरक्षण देने की पूरी संभावना है। और अब बात करेंगे नवरात्र की। दुर्गा पूजा के मौके पर सीएम नीतीश कुमार पटना के खाजपुरा मंदिर पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और मां दुर्गा का आशीर्वाद भी लिया। सीएम ने मां दुर्गा के बिहार की तरक्की की कामना की और सीएम के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के खाजपुरा स्थित मंदिर पहुंचे थे। और देखिए वहां पर जब वो पहुंचे तो कई लोगों की भीड़ भी थी। माता रानी के दर्शन कर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के समृद्धि की कामना की। इस वक्त उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। तो मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए सीएम नीतीश कुमार पटना के खाजपुरा स्थित मंदिर पहुंचे थे। और वहां की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। माता रानी के दर्शन कर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के समृद्धि की भी कामना की और वहां पर मौजूद जो लोग थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की। हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। और देखिए उस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां शिवलिंग पर भी पुष्प अर्पित किए। नवरात्र का आज 7वां दिन है। माता के पट खुलते ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोरिंग रोड स्थित पूजा पंडाल पहुंचकर माता के दर्शन किए और इस मौके पर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा सहित कई नेता मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और बिहार के आर्थिक समृद्धि की कामना की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।